अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ईद की तैयारियां भी कर रहे होंगे। कैसी चल रही हैं आप सबकी तैयारियां ईद की? हमारी तो बहुत अच्छी चल रही हैं। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। दरवाजा नॉक हुआ। आरिफ ने मुड़कर देखा तो सिमी उंगलियां मरोड़ती अंदर दाखिल हुई। सहे नसीब अल्लाह। अल सिमी जी, वल आरी के दरमियान में हाजिरी। खैरियत तो है? वो शौक होता है इसे गुस्सा दिला गया। अपनी बकवास बंद करके मेरी। अच्छा सुनाइए, कौन सी बकवास करनी है माँ बदौलत? हाजी है जी, जी जान से। वो इसकी बात काट कर बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फिर वही बात इसने जताकर कहा। सिमी सटपटा गई। मेरा मतलब कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। आलम आ जाए तब करूंगी। अभी तुम मौलवी को इनकार कर दो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इसकी झिझकती बातें सुनकर आरी पहले दोनों आंखें फैला गया कि इसकी छोटी आंखों को यूं अचानक फैलता हुआ देखकर सिमी घबरा गई। नाना अल जानम, इन्ना भी अल शरीफ नहीं माना कि शराफत मुझ पर ही खत्म है। पर ये मत भूले, खत्म है, शुरू नहीं। आपके कपड़े भेज दिए हैं, जाकर तैयार हो ले, मौलवी आने ही वाला है। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता बोला। सिमी सदमे से इसे देखने लगी। अगर आप निकाह नहीं करेंगी तो मैं जाकर आपको पूरा लॉक कर दूंगा। और जबरदस्ती निकाह मतलब गुनाह। वो कानों को हाथ लगाता हुआ बोला, जबकि रोती हुई सिमी से देखती गालियां देती पांव पटक कर वहां से निकली। अच्छा आप टेंशन ना लें, फर्स्ट नाइट वाला सिस्टम आलम के आ जाने के बाद रखेंगे, ठीक है? रूम से बाहर निकलते इसकी पुश्त को देखता हुआ बोला। सिमी मुंह पर हाथ रखती रूम में आकर दरवाजा लॉक कर चुकी थी। कितनी हिम्मत करके गई थी अर्जी लेकर। वो अपनी बकवासी किया जा रहा था। अल्लाह कहाँ फंस गई। बेड पर रखे सुर्ख जोड़े को देखती वो आंखें मसलने लगी। सुबह होते वो आया, थोड़े से कपड़े देकर गया था। निकाह है, जल्दी तैयार हो ले, मौलवी कहवा आने वाले हैं। सिमी जो सारी रात सोई नहीं थी इसकी बातों की वजह से, अब ये सब सुनकर इसका दिमाग घूम गया था। मतलब वो जो खुद को सारी रात दिलासे देकर कह रही थी कि झूठ है, बकवास कर रहा है, असल में वही हुआ जिस इसके झूठे दिलासे थे। वो इसके साथ निकाह के लिए सीरियस था। वो बंद किए खुद को अंदर बैठ गई और खुदा से दुआ करने लगी ये सब झूठ हो। पर अभी इसकी बातों ने सारी खुशफहमी उड़ा दी थी। सिमी जी तैयार है, मौलवी साहब आ गए हैं। दरवाजा नॉक करते बाहर से आरिफ की आवाज आई। सिमी के पसीने छूट गए। मैं हरगिज नहीं करूंगी ये निकाह, चाहे तुम मुझे मार दो या मेरी मौत आ जाए, वो भीगी आवाज में चिल्लाई। ब्लैक थ्री पीस सूट में मौजूद नक से तैयार आरिफ ने हैरत से दरवाजे को देखा। और मैंने भी ये कहा था आपसे सुबह, अगर आपने इनकार किया तो इस सूरत में मैं अपनी जान देने से गुरेज नहीं करूंगा। क्यों नहीं समझती, प्यार करता हूं आपसे, पागल हूं आपके लिए सुमैया आलम। अगर आप नहीं मिली अपनी जान दे दूंगा, पर साथ आपकी भी ले लूंगा। वो दरवाजे पर हाथ मारकर दहाड़ा। सिमी सारी बातें सुनकर सहम गई। हाँ, वो पागल इंसानी से कपड़े थमाकर धमकियां भी देकर गया था। और सिमी ने इसकी आंखों में जो जुनून देखा था इससे खफा हो गई थी, जबकि वो खुद मगन सा सारी रात बाहर कहाँ गुजार कर सुबह शॉपिंग बैग लेकर अंदर आया, इसके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रखा, फिर यूं तैयारियों में लग गया। सफाई के लिए मुलाजमा और माली आ चुके थे और अब इसका निकाह था। तुम कर लो मुझसे निकाह, तुम्हें तो मेरा भाई आकर पूछेगा कमीने। वो सिसकती डोर अनलॉक करती हुई बोली। आप तैयार नहीं हुई? वो एक भरपूर नजर इसके सादा सरापे पर डालते पूछा। सिमी चलती हुई बेड के पास हुई और गुस्से से इसका ड्रेस उठाकर कलीन पर फेंका। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, इसने बेड पर ऐसे ही बैठे देखकर वो बोला और वहां से निकल गया। पीछे वो हाथों में चेहरा छुपाकर फपक कर रोई और इस बेहिस्से पर जरा भी असर न हुआ, बल्कि कुछ देर में वो मौलवी और गवाहों की मौजूदगी में इसके रूम में वापस दाखिल हुआ। सिमी ने घबरा कर अपने ही चेहरे पर घूंघट कर लिया, खौफ और शर्म से। कहीं ये सब उन्हें कहेंगे कि इतनी बड़ी औरत से शादी कर रहा है, पागल हो गया है। इसके बरकस इसके घूंघट में देखकर आरिफ दिलो जान से खुश हो गया था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी की आवाज दूसरी दफा रूम में गूंजी, पर वो होश किसे था? मौलवी ने हैरत से आरिफ को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था और सिमी सच्चे दिल से किसी से आ जाने की दुआएं और मिन्नतें कर रही थी कि रब को कि आए और इसे कैद से निकाले। सुमैया आलम, आपको आरिफ हमदानी से निकाह कबूल है? मौलवी ने फिर से दोहराया। सिमी क्या चाहती हैं आप? आरिफ ने गुस्से से सख्त लहजे में टोका और इसके सर को घूरते उल्टे कदम लेता सच में अपनी कलाई काटने के लिए वहां से जाने लगा था कि पीछे आती आवाज से इसने कदम रोक लिया।
कबूल है। इसकी हचकियां बन गई थी और आरिफ जानता ही था ये सिर्फ अब के लिए है। आइंदा वो इस प्यारी लड़की को कभी रोने नहीं देगा, इससे इतनी मोहब्बत देगा कि वो खुद पर नाज करेगी, बल्कि वो आलम की आंखों में चमक लाएगा जबकि वो सिमी को हंसता खिलखिलाता देखेगा। रूम में दूसरी फिर तीसरी दफा इसे कबूल है की आवाज गूंजी। आखिरी कबूल पर आरिफ फूले नहीं समा रहा था, जबकि सिमी हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी और इसे तरस ना आया। मैं आता हूँ सिमी जी, दरवाजा मत लॉक करना, मौलवी को लेकर वहां से जाते हुए बोला। समिया ने दांत पीस लिए। इनके वहां से निकलते ही इसने घूंघट हटाकर भागते दरवाजा लॉक किया और बेड के पर मुंह के बल गिरते सिसक कर होने लगी थी। आखिर आज वो हो गया था जिसका इसे डर था। इसने दिमाग से सारी लड़के से अपनी जिद मनवा ली और सुमैया आलम फड़फड़ा भी ना सकी। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एक बार आलम को आने दो, सारी हकीकत बताऊंगी। ये मौलवी और इतने लोग क्यों आए थे? मुस्कान वहां से बड़ी गाड़ी को निकलते देखकर लॉन्च में छुआरे को देखते आरिफ को देखा। मुस्कान की नजरें फिर छुआरों पर बड़ी साकित सी हो गई। इसके निगाह में भी तो ऐसे छुआरे थे। ये सब क्या है सौतेले बिच्छू? वो गुर्राई। आरिफ ने काफी नागवारे से देखा। शादी कर ली है मैंने, यानी तुम्हारे सौतेले बिच्छू ने शादी कर ली है? बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी रोक टोक के बोला। वो छुआरे इसके मुंह में डालता पूछने लगा, पर मुस्कान सर झटके। किससे पागल इंसान? पागल? क्या पागलपन है भाई? शादी की है, एक तो इसे अलग सदमा चढ़ गया होगा। वो मुंह बनाए बोला, क्या नाम है इस सौतेली भाभी का? वो धड़कते दिल से पूछने लगी। तभी कहकर लगाते आरिफ ने कहा, सुमैया आलम। वो खुशी से बोला, तुमने सुमैया जी से निकाह कर लिया? अकल से आरी इंसान हो। आलम की बहन से? वो सर था में गिर गई थी सोफे पर जब आरिफ हैरत से देखता छुआरे की प्लेट सामने करता बोला, खा लो, ऐसा ना हो सदमे से फोत हो जाओ और मेरे मासूम अल शरीफ बच्चे को फुपो फुपो करते रोते रहे। बकवास बंद करो, सीधी तरह बताओ ये क्यों किया तुमने? तुम्हें मालूम है कि आलम तुम्हारा क्या हशर करेंगे? क्यों मरना चाहते हो इसके हाथों? इसने तुम्हें ख्याल रखने को कहा था और तुम? वो भड़क कर बोली, तुम दोनों को मेरी बातें बकवास क्यों लगती हैं? क्या शरीफ बंदे की कोई वैल्यू नहीं होती? वो स्विच होकर बोला, क्योंकि तुम करते ही बकवास हो और शराफत तो तुम्हें आकर आलम दिखाएगा। ये जो चुन्नी चुन्नी आंखें हैं ना, निकाल कर मसल देगा जब इसे मालूम पड़ेगा कि तुम इसकी बहन पर ऐसी नजर रखी हुई थी कि इसके जाते ही अपनी औकात दिखा दी। मुस्कान को इसकी ये गुस्ताखी कतई पसंद नहीं आई थी, तभी भड़क रही थी। तुम तो कहोगी ऐसे, चलती जो मेरी हसीन आंखों से। अरे लड़कियां मरती हैं मेरी आंखों पर, दिन में 200 मैयत उठते हैं जब मैं किसी की तरफ देखता हूँ। कॉलर झड़कते हुए वो बोला। मुस्कान एक अफसोस करती नजर इसके खूबसूरत चेहरे पर डालकर रह गई। अब क्या कहे इससे? किस तरह से हट किया था इसने आलिम को? क्या तुम भूल गए अपनी बहन वाले दिन आरिफ? क्या भूल गए जब वो हैवान हुआ करता था, फिर भी हमारे लिए एहसास को जन्म दिया और तुम्हारी बहन को भेड़ियों से बचाया? हम कुछ नहीं थे, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम सबसे लड़ सकते हैं, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, किसी की गलीस उठती नजर नोच सकते हैं, इतनी हिम्मत दी, कमा कर खा सकते हैं। वो हुनर दिए, खुद को भूखा रखकर हमारे पेट पाले। हमारे पास यही है बदले में कि वो जब हमारे सहारे अपनी इज्जत छोड़कर गया तो हमने इसे ये दिया, मौत में। इसकी आंखें भीग गई। वो पहली दफा सिसक उठी। आरिफ जानता था वो आलम के मामले में काफी हसास है, तभी मुस्कुराता हुआ इसके पास बैठा और इसका सर सीने से लगाया। तुम क्यों ऐसा समझती हो? हम इसके एहसानों का बदला चुकाएं पगली? क्या इसने हम कभी हम पर एहसान जताए कि मुझे बदले में ये चाहिए या वो? बेशक इसने खुद को भूखा रखकर हमें खिलाया है। क्या इसने ये कभी कहा मुझे खिलाओ तुम दोनों? इसने हमें अपना समझकर पाला है, दिल के बेहद करीब। ये तुम सोचकर फासले मत बनाओ मिसी। ऐसा सोचो इसने जो किया, एक बाप, एक भाई, एक बड़े का हक अदा किया है। इसकी हमेशा यही ख्वाहिश रही है, हम इसे अपना समझे, इसे झिझक ना रखें, इसे अपना सब कुछ समझे। और मैं कर रहा हूँ। रही बात सिमी जी की, तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। क्या कोई भाई चाहेगा इसकी बहन ऐसे ही जिंदगी बसर करे, इसका कोई जीवन साथी ना हो, इसे कोई ना चाहे, दोस्त, अजीज, हमसफर के रूप में? मैं ऐसे जियत देखने दुनिया में नहीं आई और वैसे ही सिसकती चली जाए मुस्कान। क्या इसका खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या वो इस रिश्ते के लिए लायक नहीं, इसीलिए वो इतने साल इस हैवान की कैद में रही है? तुम खुद सोचो कि आलम की ख्वाहिश नहीं होगी इसकी बहन का कोई हाथ थामे? जरूर होगी, हमसे ज्यादा इसी की जिंदगी के बारे में नहीं जानते, पर इतना तो जानते हैं ना, इसकी बहन छोटी थी तब इससे बिछड़ गई थी, तो क्या तब इस भाई की आंखों में बहन की खुशियों के लिए कोई ख्वाब नहीं होंगे? मिसी, जिस तरह मैंने तो ख्वाब देखे थे मेरी बहन का कोई जीवन साथी हो और इसे मिले जो इसे हमेशा खुश रखे, इसके दुख सुख में शरीक रहे, इसे कोई दुख ना पहुंचाए, वैसे ही आलम के भी ख्वाब होंगे जिनसे तुम नावाकिफ हो सकती हो। पर एक भाई होने के नाते मैं समझ सकता हूँ, मैं फील करता हूँ जब वो इसके हाथों को देखता है, जब इसकी मांग को देखता है,
मुझे वो सब फील होता है, और मेरी जिंदगी तो वैसे भी इसकी है, अब इसकी बहन की हो जाएगी। हकीकत ये है, मैं सच में चाहता हूँ सिमी को, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। और मुझे ये भी मालूम है सुमैया कभी मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होगी, और जब मैं आलम से भी मांगूंगा इसका रिश्ता तो वो पहले अपनी बहन की मर्जी देखेगा, और जब वो इनकार करेगी तो आई एम श्योर वो कभी राजी नहीं होगा इसकी शादी मुझसे करवाने पर। इसीलिए मुझे यही बेहतर लगा, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिमी जी को मना लूंगा, क्योंकि औरत सिर्फ इज्जत और मोहब्बत चाहती है, और जब मैं दोनों दूंगा तो इसे यकीनन मान जाएगी। वो एक ही सांस में सब कुछ कहता मुस्कान को लाजवाब कर गया था। मतलब एक तरफ वो आलम की बहन की जिंदगी बचा रहा था, तो दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत को ला हासिल होने से बचा गया था। सोतेले बिच्छू, मुस्कान ने इसे मोहब्बत लगावट से देखकर मुक्का मारते पुकारा, मरो, निकलो गटर की कीड़ी, तुम्हें मेरी अलमुबारिक आंखों को चुनी चुनी कहा, निकलो वरना जाया हो जाओगी। मुंह फेर कर वो नाराज हो गया। मुस्कान ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। हाँ तो दफा हो, मना कौन रहा है, सदा नाराज रहो। इसने फौरन इसकी खुशियों फहमियों को ठोकर मारी और बिलबिला उठा, ऐसे जैसे छत से गिरा हुआ ऐसे। आलम कहाँ है? एकदम वो संजीदा होकर बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं आलिफ से राब्ता करने की कोशिश में हूँ। आलिफ भी संजीदा होता उठा और इसके पीछे ही ऑफिस के लिए बढ़े। आलम की लोकेशन नहीं मालूम हो रही, अलबत्ता आलिफ शेख दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इसे पता है। बताया बोला, अगर ये दोनों यहाँ पहुंच गए तो आलम की क्यों लोकेशन नहीं मालूम हो रही? ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? वो भड़क कर तेज लहजे में बोली, रिलैक्स मेरी जान, मुझे लगता है हमें शेर के घर चलना चाहिए, वही सब कुछ मालूम होगा। क्यों? आरिफ ने स्क्रीन से नजरें हटाकर कहा। मिसी लब भीज कर सोच में चली गई, यही बेटर रहेगा, पर सिमी जी का क्या करें, इसे कहाँ छोड़ें? अभी खतरा टाला तो नहीं है, इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। वो आरिफ की पुश्त पर खड़ी चेयर पर हाथ टिकाकर बोली, इसे साथ ले चलते हैं, अच्छा रहेगा, कुछ खुली ताजी हवा में सांसें लेगी। आरिफ ने खड़े होते मुस्कान से कहा, और मुस्कान सर हिला गई। यू राइट, वैसे भी ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, पर इससे पूछेगा कौन कि वो चल रही है कि नहीं? इसकी फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ इससे। आरिफ ने इसकी टोपी उतार कर पहनी। चलो मैं चेंज करके आती हूँ, जब तक तुम अपनी सिमी जी को विल मना लो। दुनिया कुछ करे ना करे, हमें अपने आलम तक पहुंचना होगा। वो हाथ मारकर इसके सर पर सजी अपनी टोपी गिराती हुई कहकर चली गई। आलम इसकी पुश्त को घूरता टोपी उठाकर वापस पहन गया, बल्कि सिमी का मुकाबला करने का सोचते हुए मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी जरूरत की चिप डिवाइस उठाकर बैग में रखते अपनी हथियार अलमारी से निकालते, इनके मैगजीन चेक करके बैग में रखते जिप बंद करते वहां से निकला, अपने रूम में गया। वहां से एक सुनहरा केस लेकर सिमी के रूम की तरफ कदम उठाए। वो दरवाजा नॉक करके धड़कते दिल लबों पर अतिल कुर्सी का वेट करता अंदर दाखिल हुआ। इसे लगा था इसका स्वागत जूतों से होगा, पर वहां सकूत छाया देखकर ठटक गया। सिमी जी, वो इसे बेड पर सोए देखकर पास आकर बैठ गया। समैया, कंधे से पकड़कर इसका रुख जबरदस्ती अपनी तरफ करते हुए इसका आंसुओं से भीगा चेहरा देखता लब भीज गया। सिमी, नाम मत लो, निकलो यहाँ से, तुम्हें कभी माँ प्लीज। अरे ने तड़प कर इसके लबों पर हाथ रखा। ऐसा मत कहिए, चाहे तो जूते मार ले मुझे, दुख नहीं होगा, पर ऐसा मत कहें, आप मुझे माफ नहीं करेंगी। मैं मानता हूँ मैं गुनाहगार बन बैठा हूँ, पर मैं मजबूर था, प्लीज। वो इल्तिजा करता मिनटों पर उतर आया था। सिमी ने सुर्ख भीगे गुस्से से आंखों से देखते नजरें फेर ली। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमसे मेरे सामने अपनी शक्ल मत लाओ, जाओ यहाँ से। मेरा भाई आकर खुद तुमसे हिसाब लेगा। वो सोच नहीं सकती थी, इसने सोचते खुद से शर्म आ रही थी। ये सामने जवान लड़का बैठा, इसका शौहर है, डूब क्यों नहीं मर गई इस मुकाम पर? क्या दे सकती है वो इसे? कुछ भी तो नहीं, फिर क्यों इसे खुद की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि इसे भी नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जब प्यार किया तो डरना गया, जल गए हमारे दुश्मन, इश्क हम पागल। वो भोंगी शायरी पढ़ता कह का लगा उठा। वैसे इतना भी क्या बंदे का सड़ा हुआ होना, हंसना भी नहीं, वाह तो कर ही सकता है। वो इसे अपनी बोंगी बातों पर हंसाने लगा, जिस पर सिमी के अंदर तैश बरपा था। तुम जा रहे हो या मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं? अचानक वो चीखी। हर बराहट में आरिफ की मुस्कुराहट सिमट गई। जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त निकलो मेरे सामने, मेरे रूम से। इसे कुशन मारते वो बेड से उठने लगी कि बर वक्त बुखलाकर आरिफ ने इसका बाजू पकड़ते वापस बेड पर गिराया। सिमी की तो आंखें ही फैल गई, साथ आरिफ भी अपने समल पर हैरान था। इसकी स्पैट डंगर देखकर वह मुस्कुराहट दबाकर शरारत पर मचल उठा। आहिस्ता से अपना बाजू इसके ऊपर से ले जाकर दूसरी तरफ रखा और इस पर झुकाया। क्यों इतना चिढ़ती हैं सिमी जी? अपने असल शरीफ शोहर से चिराग लेकर निकलेंगे तब भी मुझ जैसा शरीफ ने एक बंदा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब माने या ना माने, मुझे अल शरीफ का अवार्ड मिल चुका है। वो इसकी सब्ज भीगे नैन कटोरों में देखता हुआ बोला। सिमी ने इसे देखते थूक निकला। दूर रहो मुझसे। वो मचलकर उठने लगी। आरिफ शरीर मुस्कुराहट से मजीद इस पर झुकाया कि सिमी सांसें रोके से सीधी होकर लेट गए।
پیار کرتی ہیں؟ اس کے سفید گال پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سمی نے سختی سے بھیگی آنکھیں میچ لی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ لب دبا کر سسکی۔ بتائیں نا سمی جی، مجھ سے پیار کرتی ہیں؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا اس کے رونے کو مجبور کر گیا۔ میں تم سے نفرت بھی نہیں کرتی، دور رہو مجھ سے۔ بے شک وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ بہت بڑی تھی اس سے، پر ہمت نہیں تھی، ہمت حوصلہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ حیوان کبھی نہ نوچ سکتا اسے، اور اب اسے یہ چھوٹا سا لڑکا بھی اس طرح مجبور نہیں کر پایا تھا۔ وہ کافی کچھ اس سے امید رکھ چکی تھی کہ یہ لڑکا اسے اکیلا دیکھ کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ اس کے نرم گرم چہرے پر پڑتی سانسوں سے سمجھ گئی تھی وہ اب کیا کرنے والا تھا۔ عارف نے مسکراتے اسے بیڈ پر رکھے کپ کپاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان میں انگلیاں الجھاتے ہوئے جھک کر عقیدت سے اس کی مانگ پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ سمیہ کا سانس اس کے شدت بھرے لمس پر رک گیا اور اسے لگا وہ مر جائے گی۔ آپ چاہے ساری عمر نفرت بھی کرتی ہیں سمی جی، پر میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہے اپنے الشریف شوہر کو ٹھیک کیوں نہ پڑوائیں اپنی باڈی بلڈر بھائی سے۔ میں الشریف معصوم بندہ خاموشی سے کھا لوں گا مار، وہ اس کے کان میں سرگوشی سے کہہ رہا تھا۔ سمی نہ اس پر اپنی انگلیوں کا ذات کروا پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے سار سے نکل پا رہی تھی۔ عارف سیدھا ہوتا تب اس کا گہرا سانس بھرا، پر ابھی سنبھلی بھی کہاں تھی جب وہ پاس کھڑا سنہری رنگ کا کیس کھول کر ان میں سے سرخ چوڑیاں نکالتے اس کی سونی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی چوڑیوں سے بڑی بڑی کلائیاں مجھے پاگل کرتی ہیں، ان کی کھنک مجھے اپنے دل میں سنائی دیتی ہے۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں دیکھتا ہوا بولا، چلے تیار ہو لیں، اسلام آباد جانا ہے ہم تینوں کو، اٹھے فاسٹ میری دلہن۔ اس کی سپرڈ ہتھیلی پر لب رکھتا وہ اس کے وجود میں سرد لہریں پیدا کر گیا تھا۔ سمی نے غصے سے جھٹک کر ہاتھ کھینچے جس سے روم کی خاموش فضا میں چھنک مچ اٹھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سنا تم نے؟ وہ غصے سے سرخ چہرے لیے بولی اور منہ دوسری طرف کر گئی۔ عارف نے کچھ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا ارادے ہیں سمی جی؟ وہ ہنستا ہوا مانی خیزی سے اس کے گلابی لبوں کو دیکھنے لگا۔ سمی اس کا اشارہ سمجھ کر سرخ اناری ہو گئی۔ دفاع ہو جائے یہاں سے بدتمیز لڑکے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ہاتھ مار کر اسے بیڈ سے دھکا دیتے یہ کوشش کرتی چلائی۔ اوکے اری کی الجانم، غصہ تو مت کرے، جا رہا ہوں، پلیز آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تیار ہو جائیں، چلے شاباش میری تازی بیوی۔ وہ چپک کر اس کی چوڑیوں کو چھو کر وہاں سے نکلتے ہوئے بولا۔ اس وفادات پر سمی تو خاموش بت بنی رہ گئی۔ اگر آپ اپنے نازک پاؤں کو ذرا سی تکلیف دیں تو ٹھیک، ورنہ یہ نیکی میں آ کر سکتا ہوں، پھر تو چینج بھی میں۔ وہ بے باک بن کر دروازے پر کھڑا بولتا اس کے سراپے پر اپنی سکڑی نظریں گاڑ گیا۔ سیما کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، تم دفع ہو رہے ہو یا میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ڈھال ہوتی چلائی۔ عارف دونوں ہاتھ معافی کے لیے اٹھاتا اسے فلائنگ کس کرتے وہاں سے نکل گیا اور سمی نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا جیسے کس چہرے پر لگی ہو۔ وہ چہرے سوچ کر جھرجھری لے اٹھی اور بازارے سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہے تھے، اس کا بھائی کہاں تھا، اس کی شہزادی کہاں چلی گئی تھی؟ میں تنہا ہو گئی ہوں پھر سے شہزادے، وہ سسک کر دیوار سے پشت ٹکائے رونے لگی تھی۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں اپنی بہن یاد نہیں آ رہی؟ کہاں لے کر چلے گئے میری شہزادی کو؟ میں نے تمہیں کہا تھا اسے پھول کی طرح رکھنا، اس کی تاریک اندھیری دنیا میں جگنو بن کر جانا، پر تم نے اسے کھو دیا کہیں۔ لے کر آؤ اسے میرے بھائی کو، سعید میرے عالم کو مجھ تک پہنچا دو، میری شہزادی کو واپس دو۔ سعید ایسا مت کرو، اس کی مدم بھیگی آواز کے ساتھ سسکیاں گونج رہی تھی جو وہ دونوں بھائی بہن نم آنکھوں سے دروازے پر کھڑے سن رہے تھے۔ میں دیکھتی ہوں، مسکان عارف کی آنکھوں میں ذیت قرب دیکھتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپیا، اس نے محبت سے پکارا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس روتی سمی بکھلا کر چہرہ دوسری طرف کرتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ابھی تیار نہیں ہوئی، جاؤ آ جاؤں گی خود، وہ سرد لہجے میں کہتی اٹھ کر چلی وارڈروب کے پاس آئی اور اسے کھولا تو سامنے ہی اس کے بھائی کے لائے کپڑے، بھڑکیلے چمکیلے پھولوں والے فراک شلوار قمیض ہر ڈیزائن موجود تھی جو اس کی سمی پہن سکتی تھی۔ وہ بے دردی سے لب کچلتی ہوئی اپنی ہچکیاں دبانے لگی، تبھی پیچھے سے مسکان نے اسے اپنے سار ملی اور سر کندھے پر ٹکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ سمی کے مسائی پر کہاں خود کو اس سے چھڑوا سکتی تھی۔ آج میں اپنی جانم کے لیے کپڑے سلیکٹ کروں گی، وہ ہاتھ بڑھا کر ہینگ کپڑوں میں سلیکٹ کرنے لگی جبکہ اس کے سار میں کھڑی سمی اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کیے۔ یہ بیسٹ ہے، اس نے ایک سرخ رنگ کا سوٹ نکالا جو کافی گہرے رنگ میں تھا جسے سمی دیکھ کر سٹ پٹا گئی۔ میں سے گہرے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی مسکان، ہٹو پیچھے، میں خود سلیکٹ کرتی ہوں اپنے کپڑے۔ وہ ایک پھیکے کلر کے سوٹ کو نکالتی ہوئی خفکی سے بولی، بلکہ اپنی کلائیاں بھی اس سے چھپا رہی تھی جس کی یہ معصوم کوشش مسکان کی زریق نگاہوں سے کہاں چھپ سکتی تھی۔ آپ یہی پہنیں گی سویٹ ہارٹ، عالم جب وہاں تمہیں دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا، سوچیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتی بولی، کیا عالم کے پاس جا رہے ہیں؟ مطلب شہزادی کے پاس؟ وہ خوش ہوتی یقین دہانی کرنے لگی، مسکان نے سر ہلاتے پلکیں جھپکی۔ چلے ابھی اس خوشی میں ایک ببل کھا لے، موڈ فریش رہے گا۔
इसने कहते सिमी को समझने का मौका दिए बगैर मुंह में बबल डाल जबरदस्ती वो बिलबिला उठी। ये क्या बदतमीजी है मुस्कान, इसने गुस्से से झिड़का, पर मीठे बबल के जायके को महसूस करती जवान कर हंस पड़ी। अब भाई है ना ऊँटनी पहाड़ के नीचे। हंसते हुए उसे बाथरूम की तरफ धकेल दिया अंदर बंद कर चुकी थी और सिमी भी अपने भाई के पास जाने का सोचती मुस्कुरा रही थी। मुस्कान इसके बालों का हेयर स्टाइल सोचती जेब में मोबाइल निकाल कर देखने लगी, जहाँ इसके आदमियों के कॉल्स के अलावा जिसे वो देखना चाहती थी वो कहीं नहीं थी। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एसएसपी बड़ा गरूर है ना खुद पर, बड़ी अना है तुम में, मालूम पड़ जाएगा बच्चों जब जल्द ही मिसी क्या चीज है। सिमी के लिए एक बालों का हेयर स्टाइल सिलेक्ट करते वो बड़बड़ाई, वहां रखी नेल पॉलिश उठाकर नाखूनों पर लगाने लगी। खुद इस वक्त ब्लैक जीन्स वाइट शर्ट के साथ लेदर का जैकेट, गले में मफरल, कोहनियों तक फोल्ड आसीने, बालों के फ्रंट चुटिया बनाए बबल चबाती, दोनों हाथ जैकेट की जेब में फंसाए खड़ी रूम पर सरसरी सी निगाह नजर डाल रही थी। सिमी और इसके रूम में फर्क ये था कि इसके पास भागने के लिए खिड़की मौजूद थी, जबकि सिमी को ये सहूलत मुहैया नहीं थी और वो बेचारी तो अपने भाई पर जान देती थी। कहाँ इसे टेस्ट करके गदगदी करता, मजा हासिल करता जो मुस्कान को आलम को तंग करके मिलता था। लड़ी शहरयार के बंगले के सामने रुकी, गार्ड ने भागकर गेट खोला और वो अंदर दाखिल हुए। घर में कौन कौन है? गाड़ी से बाहर निकलते आलिफ ने पूछा। शहरयार ने दूर दूर तक फैले सरसब्ज लॉन को देखा। इस वक्त तो मेरी बीवी मौजूद है, मम्मा सुबह ही मिशाल की तबीयत खराब होने पर निकली हैं। आलिफ ने सुनते सर हिलाया और शहरयार के पीछे नूरुलैन को बाहों में भरते चलने लगे। इन्हें चाहिए था कि वो नूर को किसी बेहतरीन हॉस्पिटल में एडमिट करवाते, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। एक तो खतरा अभी टला नहीं था, दूसरा अगर बाहर किसी को भी मालूम पड़ गया जिस दुल्हन को दहशतगर्द ले गए थे इस हालत में वापसी हुई है तो धमाका बन जाता और इसके इश्तिहार लग जाते, फिर जरूर इसके गिर्द दूसरा खतना मंडलाता और शायद आगे जिंदगी में वो बढ़ ही नहीं पाती और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। इसीलिए सबको देखते ब्रिगेडियर ने फैसला लिया था कि सारी ज़रूरतें इन्हें मुहैया की जाएंगी और आर्मी से माहिर डॉक्टर भी भेजे जाएंगे इलाज के लिए। इन्हें सिर्फ सेफ जगह पर तुम लोगों को रखना है, ऐसा ना हो हारता हुआ किंग फिर दूसरी बहन को निशाना बनाए। देखकर तो वो हैवान गया था, इसे वापस हासिल करना इस हैवान के लिए बड़ी बात नहीं थी, बल्कि इन्हें खुफिया रखना था। यहाँ प्लीज, वो इसे कहता है खूबसूरत हॉलनुमा रूम में दाखिल हुआ और आलिफ को बेड की तरफ इशारा दिया। आलिफ ने आगे बढ़ते हुए नूरुलैन को बेड पर डालते लब सख्ती से भींचकर इसके चेहरे लबों को देखा। मैं सर को कॉल करके पहुंच जाने की इन्फॉर्म करता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द डॉक्टर को भेज सके, शहरयार ने मोबाइल निकालते ही कहा और इन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से डोर बंद करता निकल गया। इसके जाते ही आलिफ ने नूर के गाल पर हाथ रखते हुए उंगलियों से इसके जख्मी नकूश को छुआ। बोनी, झुककर माथे पर प्यार करते हुए इसे खुद में छुपाकर रोने लगा। क्यों क्यों किया ऐसा बोनी? देखो सब खत्म हो गया। भीगी भारी आवाज में सरगोशी करता इसके गालों को चूमता सीने से लगाकर इसकी हालत पर अपने अंदर की तड़प मिटाने लगा। यह आलम, आपने अच्छा नहीं किया, इसे हैवान को हमारे हवाले नहीं किया जिसने मेरे माँ बाप के साथ मेरी बीवी की ही हालत की है। वो बेवाज आंसू बहाता इसे जलने लबों को आहिस्ता नरमी से छूते इसके खून आलूदा आंखों को चूमने लगा। सीना चीर कर मैं इसके टुकड़े कर देता। आलम, इसने मेरी बुनी की हालत की, कैसे बर्दाश्त होगी इससे ये इतनी तकलीफ जिसे मैंने फूल भी कांटों वाला नहीं थामने दिया। मेरी मासूम बोनी की हालत की है इस हैवान ने। रहने देते मेरे लिए, मैं आंखें नोच लेता कुत्ते की। उससे तैर से इसकी रगें फूल चुकी थी, वो बिल्कुल आप से बाहर हो रहा था। इसका दिल कर रहा था अभी जमान इसके सामने है और वो इसको दो हिस्सों में चीर कर कुत्तों को खिला दे, या इस कुत्ते किंग के गर्दन काटकर इसके घसीटते कांटों पर जैसे वो मासूमों को बकाता था। नूर, मेरी बोनी, आंखें खोलो, देखो मैं आ गया, तुम्हारा दादा आ गया, आंखें खोलो जान। अपने सुर्ख आंखें मसलता वो इसकी हथेलियां देखता, इन पर बूट के निशान, कुचली हुई स्किन इस दर्द से दो चार की गई थी कि वो तड़प कर इसे सीने में छुपाए। वो ऊपर देखता आंखें मीच गया। कहाँ है डॉक्टर? सर कब भेज रहे हैं? वो बेचैनी होता अपना मोबाइल पर कांटेक्ट करता अपने ऑफिसर से बोला। रिलैक्स, ऑफिसर्स निकल चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, ऑफिसर ने तहम्मुल से कहा। वो गुस्सा पीता कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। आ जाओ। दरवाजा नॉक होने पर इसने इजाजत दी और तकिए पर पड़ी अपनी मतः जान को देखा। सर, ये साहब ने दिए हैं। मुलाजमा सामने बेड पर बैठे लड़के को ब्लैक यूनिफॉर्म में देखती, इसके खून आलूदा बूट, हल्की हल्की शेव, मुझे हाथों पर पहने ग्लव्स, वो मुलाजमा का दिल साकित कर गया था।
اس نے اپنے صاحب کو تو دیکھا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا کافی، اور فوجی وردی میں اس قدر حسین لگتا تھا وہ بیان نہیں کر پاتی تھی خود سے، پر اس کے سامنے بیٹھا دھول مٹی خون سے آلودہ سیکرٹ ایجنٹ کی وردی والے نے اس کی دھڑکنیں ساکت کر دی تھی۔ مسلسل خاموشی پر عارف نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں خاموشی اور گم سم کھڑی ملازمہ کو پایا جس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ فرمائیے، گلا کھنگارتے عارف نے اسے ساکت مزید نہارنے پر چڑھ کر مگر تمیز سے بولا، او جی سر جی، وہ صاحب نے یہ کپڑے آپ کی بہن کے لیے دیے ہیں۔ پری نے بتایا بھی تھا کہ وہ اس کی بیوی ہوگی جسے کپڑے دینے ہیں، پر اس کا دل نہیں کر رہا تھا اس قدر سونے منڈے کی بیوی کا سوچنے کا۔ یہ میری بیوی ہے بہن، آپ کپڑے یہاں ٹیبل پر رکھ کر جا سکتی ہیں، اسے میٹھے لہجے میں چبا چبا کر کہا، رخ نور کی طرف کر لیا جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے بہن سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سوری، پر میں آپ کی بہن نہیں ہوں، ملازمہ نے کپڑے پٹکتے غصے سے کہا۔ عالف نے سرخ آنکھوں کی گھوری ڈالی، وہ ہڑبڑا کر مڑی اور دل پر ہاتھ رکھتی وہاں سے نکلتی بھاگ گئی۔ عجیب مخلوق ہے، بڑبڑا کر اس نے دروازہ بند کیا اور اسے ٹرے سے کاٹن اٹھایا، تب باتھ روم میں ایک کٹورا نیم گرم پانی کا لایا اور اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا، ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس کے وجود سے بھاری کپڑوں کا بوجھ جدا کرتے زخم پر پایوڈین لگاتے اس کے چہرے کو لگانے لگا۔ وہ پور پور زخمی تھی، علی اس کے نازک سراپے کے پور پر اپنے ہاتھوں سے مرہم کرتا، لب دانتوں تلے دبا کر اس پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ یہ سوچے دماغ کی رگیں پھاڑنے کے لیے کافی تھی کہ اسے ٹھوکریں ماری گئی تھی۔ جھک کر اس کی پشت پر لب رکھتے زپ بند کر دی، خود پر گرم شدت بھرا لمس پا کر پری کسمسائی اور کروٹ بدلنے لگی کہ شری نے اسے جھگڑ کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ چھوڑے، اس نے پیچھے دکھیلتی وہ پھر پڑپڑائی۔ ڈارلنگ، اس کے ہاتھ تکیے سے لگاتے شری نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے جھپٹ کر آنکھیں کھولی، مطلب یہ خواب نہیں حقیقت تھی، وہ سچ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ آنکھیں مسلتی سے دیکھ کر خوش ہوئی تھی، چلائی، بتایا تھا نا گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ آہستہ ایک دم اس کے سرخ لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے وہ بولا اور پری کی آنکھیں پھیل گئی۔ کون؟ وہ ٹی وی والی دلہن آئی ہے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ شیر نے سر ہلایا جس پر پری کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر بولا، جلدی سے مزیدار ناشتہ تیار کرواؤ، بہت بھوک لگی ہے، پھر نکلنا ہے، جلدی کرو۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ بولتا وہ وہاں سے سیدھا لیٹ گیا۔ پری کا دماغ تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ اگر ہوریا بیمار نہ ہوتی تو ضرور اسے بتاتی کہ اس کے پاس بھی وہ ٹی وی والی دلہن آئی ہے۔ شیری، وہ میں سیلفی لے سکتی ہوں اس کے ساتھ؟ وہ انگلیاں مروڑتی اجازت چاہنے لگی۔ شیری نے آنکھیں کھول کر پاس بیٹھی بیوی کو دیکھا جو اس کے غیر موجودگی میں اس کی ٹی شرٹ پہن کر سوتی تھی۔ تم میرے ساتھ سیلفیاں لو ہنی، جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا اور اسے بازوؤں میں جگڑتے پڑپڑانے کی اجازت نہیں دی۔ خوش آمدید، خوش آمدید، آخر آ ہی گئے واپس اپنی دنیا میں بیسٹ۔ ہیلی کاپٹر سے اترتے دیکھ کر کنگ اپنی کامیابی پر کہکا لگاتا ہوا بولا، کیسا رہا سفر؟ بیسٹ؟ مجھے امید ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی اپنے کنگ کے پاس واپس لوٹے میں، وہ تنزیہ جتا کر بولا۔ وہ مضبوط چال چلتا ہوا سرد تاثرات کے ساتھ بالکل اس کے سامنے آ رکا۔ ہماری دنیا میں واپس آنے پر خوش آمدید۔ اسرائیل کی زمین پر قدم رکھتے سامنے کھڑا کنگ اور اس کے ساتھ کھڑے باقی کے اس کے ساتھی خوش آمدید کرنے لگے۔ اتنا خوش آمدید مت کہو کنگ کہ تمہیں رخصت کرتے وقت ٹھیک سے بائے بھی نہ بول پاؤں۔ تم اچھی طرح مجھے جانتے ہو، ان فارمیلٹی سے دور رہتا ہوں، اس لیے سیدھی طرح بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے فالتو کی بات کو نظر انداز کرتے سرد لہجے میں پوچھا۔ کنگ اس کے ہاتھ کی کلائی کو دیکھنے لگا جو خون سے آلودہ تھی، پر اسے وہاں بی کے کا اپنا نشان نظر نہیں آیا۔ اس نے مٹا دیا تھا، وہ بالکل الگ بن چکا تھا اس سے۔ مطلب قطر اسرائیل کے ساتھی ٹھیک کہہ رہے تھے، اس سے وہ اس کا نہیں رہا، وہ پاکستان کا بن چکا ہے۔ اپنے رائٹ سائڈ والے کو مار دو، کنگ نے حکم دیا۔ سب نے بڑے تجسس سے دیکھا اور وہ منتظر رہے بیسٹ کے ایکشن پر وہ خاموش کھڑا رہا جیسے سنا ہی نہیں۔ میری بیوی کہاں ہے کنگ؟ اس بار وہ ٹھہر ٹھہر کر رو رہا ہے۔ کنگ نے بہت ناگواریت سے دیکھا اسے جس نے اس کے حکم کو سنا کر دیا تھا۔ وہ سبھی سے حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کنگ نے تعارف کرانے پر معلوم ہوا تھا وہ طریق اندھیرے میں بغیر ہٹو کے لڑ سکتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھے بھی ہزاروں کے دل نوچ سکتا ہے۔ وہ اس قدر خطرناک تھا، منٹ میں کنگ کے قدموں میں 10 لوگوں کے وجود کو پھڑپھڑاتے لوتھڑے نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ تجسس کا پہاڑ جس نے دنیا میں اپنے بیسٹ نام اپنی حیوانگی سے تھر تھلی مچا دی تھی، آج سامنے تھا۔ آنکھوں پر پٹی خون آلودہ لمبا پھیلا وجود، سینہ تان کر دشمن کے سامنے بے فکر و خوف تھا۔
یہ جانتے ہوئے کنگ غداری پر سزا موت دیتا ہے، پر اسے فکر نہیں تھی، جبکہ اس کے پیچھے پروں کو گھومتا ہیلی کاپٹر تھا اور دائیں بائیں وہی باڈی گارڈ تھے جو اسے لے کر یہاں آئے تھے۔ تمہاری بیوی بالکل سیف ہے، میرے پاس ہے بیسٹ، اس نے میرے پاس پر کافی زور دے کر کہا، جسے اس کی مجبوری سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میری طاقتوں کو آزمانے کی جرات مت کرو کنگ، میں آج بھی وہی حیوان ہوں۔ اس کے کہنے پر کنگ نے پاس کھڑے اپنے گارڈز کو اشارہ دیا، جس نے بے آواز بغیر آہٹ کے قدم پیچھے لیتے ہوئے بالکل بیسٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دوسرا سامنے۔ دونوں نے فضا میں آہستہ سے ہاتھ بلند کیے، اس کے کانوں پر اپنے پنجے مارنے چاہے۔ وہ قد وجود میں اس کے برابر کے تھے، سفید سرخ رنگت والے، سب دمسادے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب وہ کیا کرنے والا ہے؟ کیا کنگ کا کہا سچ ہوگا یا وہ پہلے والی ہی اپنے کان کے پردے پھاڑ چکا ہوگا؟ دونوں نے پوری قوت سے غراتے ہوئے اپنے پنجے مارنے چاہے۔ دفاتن وہ برقی کی تیزی سے جھکا، ٹھاک کے ساتھ دونوں کے ہاتھ کی تالیاں بجی اور اگلے ہی لمحے چیخیں بلند ہوئی جب نیچے سے بڑا سا بھاری پنجہ دونوں کے منہ پر آیا، کھینچ کر دونوں کی پشتیں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ تو اس نے پوری قوت لگائی اور اپنی انگلیاں ان کی آنکھوں کے اندر گاڑ کر نوچیں۔ وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھے بلند چیخیں مارتے دھاڑ رہے تھے اور متبسم سا سعید آہستہ سے آنکھوں سے پٹی کھولتا ان سرخ کپڑے پر ان کی آنکھوں کا لہو صاف کرنے لگا۔ اپنے کتے مجھ پر بھیجنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ ان کی فطرت ہوتی ہے بھونکنے سے پہلے کاٹیں گے نہیں۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسے وہ مسخرے سے سامنے محل کو دیکھتا آگے نہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تم واقعی بدل چکے ہو بیسٹ، آئی ایم امپریسڈ، تم تو اور بھی وہ کیا کہتے ہیں تیز تلوار شیر کی دھار ہو، کنگ نے خوش ہوتے کہا۔ تمہیں معلوم ہے یہاں سے سب 50 ملکوں کے میرے ساتھی دہشت گرد موجود ہیں، صرف تمہیں دیکھنے کے لیے بیسٹ۔ ہزاروں سالوں میں ہزاروں وجودوں میں صرف ایک وجود ملتا ہے بیسٹ کا، اور وہ تم ہو کروڑوں میں ایک۔ بہت کر لی بکواس کنگ، بتاؤ میری شہزادی کہاں ہے؟ اگر اسے کچھ ہوا تو یہ بیسٹ کے بعد مت بھولو، پہلے یہ سعید ہے، سعید عالم میں موجود ان حیوانوں کے لیے سعید۔ وہ اس کی بات کاٹتا، وہ رایا فضا میں سکوت چھا گیا۔ اس کے گراہٹ کے بعد کتر کے شہزادے نے گور کر کنگ کو دیکھا، وہ گڑبڑا گیا۔ آؤ پہلے آؤ بیسٹ، اندر آؤ، اپنی شہزادی سے بھی مل لو، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ دائیں بائیں ہوتے اس نے سفید فرش پر بچھے سرخ مخمل کے قلین کی سمت اشارہ دیا، جس کے اینڈ پر وہ بڑا سا سفید گیٹ تھا، جہاں سالوں پہلے بھی کچھ یوں ہی ایک گیٹ بنا تھا، جس کے اندر داخل ہوتے اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ سعید نے سر جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ کنگ نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ رشتے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں بیسٹ، یہ میں نے تمہیں سمجھا کر پھر ہی جذبات ساری کیا تھا، پر تم بھٹک کر وہیں پہنچ گئے جہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کنگ اس کی پشت کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، اور سعید کی سوچ اس سے مختلف تھی۔ رشتے احساسات کمزوری نہیں، انسان کی طاقت ہوتے ہیں، جیسے آج اس کی شہزادی کے احساس ہی سے کھینچ لایا تھا اس حیوان کے خاتمے کے لیے۔ یہ رشتوں کا مان احساس طاقت ہی تو تھی کہ جن پر آنچ آنے کا سوچتے اس کی رگوں میں حیوان جوش سے ٹھوکریں مارتا، اس کو جگا کر درندگی تباہی پر اکسا رہا تھا، اور وہ خود برف کی تہ جمائے پہلے اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتا تھا صحیح سلامت، اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گا ان حیوانوں کو کیسی موت دینی چاہیے۔ گیٹ کے پاس پہنچنے پر گارڈ نے مؤدب سے سر کو خم دے کر سلام کیا اور بڑا سا گیٹ کھول دیا ان کے اندر جانے کے لیے۔ اس کے اندر جانے سے پہلے اس کا ہیلی کاپٹر پرواز ہوا، اس کی جگہ دوسرے نے سنبھالی، جس میں ایک دیو قد کا سرخ انگاروں جیسی رنگت والا بلند پہاڑ جیسا وجود باہر نکلا، جو نہایت ہی پہلے وجود کا مالک تھا۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں پک کرنے کے لیے اتنے لوگ آئے تھے بیسٹ، جبکہ یہ سامنے والا امریکہ کا ہر مقابلہ جیتنے والا ڈیول ہے، دنیا جانتی ہے اسے، پر دیکھو یہاں کیسے اکیلا آ رہا ہے۔ سعید نے سر جھٹک دیا اور اندر بڑھ گیا، جبکہ دماغ کے کونے میں مقابلہ لفظ باز گشت کر رہا تھا۔ کیسے یہاں بلانے کے لیے کنگ کا مفاد تھا؟ کیا یہاں ان کا مقابلہ ہونے والا تھا؟ پر کیوں؟ وہ اس محل کے اندر داخل ہوا، سب مختلف راہداریوں سے گزر کر اندر بڑھ رہے تھے، جبکہ کنگ سے لے کر ایک ہال نما روم میں لایا گیا، جس کی ایک طرف بڑا سا بیڈ تھا تو دوسری طرف ایکسرسائز کی ساری مشینز موجود تھیں، ٹریڈ مل، ویٹ، باربیل، کراس ٹرینر، ڈمبل بیل، سب کچھ تھا، وہ ہر چیز تھی جو اس کی تیاری کے لیے ضروری تھی۔ ساری روم پر نظریں ڈالنے کے بعد جب وہ اپنی شہزادی کو نہیں پایا تو رخ کنگ کی جانب کیا۔ اسے الجھتے نہ سمجھی سے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ تم نے سنائی نہیں دیتا؟
एकदम आगे बढ़ते इसके कॉलर को जकड़े हुए वो इस पर धाड़ा कि किंग को लगा इसके कान के पर्दे फट जाएंगे, जबकि इसकी लहू बुरी आंखें इसकी आंखों में घूर रही थी। इस हरकत को देखते ही सेकंड में दीवार में लगे इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स का रुख सईद की जानिब हो गया था, जिसे किंग ने मुस्कुराते हुए सईद ने गुस्से से देखा। कैद सईद आलम वो मकरू अंदाज में कहकर लगाया, इसकी बेबसी का मजाक बना रहा था। तुम बेखबर नहीं किंग, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, और जो ये जुर्रत करेगा वो खुद को ही जलाकर राख कर देगा, इसलिए संभल जाओ, मेरी बीवी मेरे हवाले कर दो, इसके बाद हम हिसाब किताब शुरू करेंगे। वो खुराया, हाँ बेस्ट, सालों बाद तुम्हारी कमजोरी आता ही है, ऐसे ही जाने दो तुम्हें। चलो तुम्हें बता देता हूँ इस लिहाज से कि तुम मेरे बेस्ट हो, तुम्हें मेरी तरफ से लड़ना है अब। वो कहकर रुका और चलता हुआ दीवार गेट स्क्रीन के सामने आते ही इसे ऑन किया। सर की नजरें जब इसकी तरफ उठी तो साकित रह गई। देखो तुम्हारी शहजादी को शहजादी की तरह रखा है, मुझे एहसास है वो मेरे बेस्ट की शहजादी है, मैं इसकी कदर करता हूँ, इस तरह अब तुम मेरी करोगे। वो इसकी सर्च स्पॉट चेहरे को देखता हुआ बोला। सईद की नजरें इसकी स्क्रीन पर मौजूद थी, जिसमें इसकी शहजादी मखमल के एक बड़े से बेड पर दोनों हथेलियां गाल के नीचे टिकाए गहरी नींद में सो रही थी। इसका पहना लिबास जिसकी वजह से सईद बिफर गया था, गहरा गला, स्लीवलेस बाजू, बड़े से सुर्ख लिबास में वो किसी शहजादी की तरह सोई हुई थी। इसके स्याह खुले बाल बिखरे पड़े थे, दाएं बाएं दो लड़कियां बैठी हुई थी। सर की इसे अलर्ट करने लगी थी। वो क्यों इस तरह आराम से इसे अलग होकर सो रही थी? इसकी शहजादी ठीक थी? क्या हुआ इसे? क्या वो इसे भूल गई थी? बहुत रो रही थी शहजादी के लिए। इसकी सिम्मी ने कहा था इसका शहजादा आएगा, और वो अभी तक नहीं आया, इसीलिए रो रही थी और चुप ही नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने इसे आराम की दवाई दे दी है और वो इस वक्त सुकून से सो रही है। घबराओ मत, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या पता वो एक अलग से हीरो मजबूत बेस्ट। खबरदार मेरे बच्चे को बेस्ट कहा, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। एकदम इस पर धाड़ते वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी फिजा में आवाज ठाकी गूंजी और सकूत छाया, पर यह आवाज इसके पास नहीं, इसके रूम में नहीं, ये आवाज तो स्क्रीन के पास खड़े लाउड से आई थी। सही ने चौंक कर देखा, जहां होरूलैंड के पास दाएं तरफ बैठी लड़की बेड के मुंह के बल पड़ी हुई थी और खून इसकी गर्दन से उबल कर निकलता बेड पर गिर रहा था। सही ने धड़कते दिल से निशाने की तरफ देखा और ये देखकर इसकी जान पर बनाई, वहां भी वही दीवार है में वेपन्स नब्ज किए गए थे। कोई दूसरी तरफ बैठा इन्हें कंट्रोल कर रहा था। दफातन स्क्रीन स्याह हो गई थी। सही सोच में आता किंग को देखने लगा। खेल रहे हो मेरे साथ? इसने मस्खरे से पूछा, जबकि नजरों के सामने इस मासूम बहन और शहजादी का चेहरा घूम रहा था। इस महल में 400 रूम्स हैं और इन 400 रूम्स में एक में तुम्हारी शहजादी मौजूद है, और इसे पाने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। इसने मकरू आवाज में असली मकसद के लिए आगाज किया। क्या चाहते हो? इसने गरज कर पूछा और स्क्रीन को देखा। जवाब स्याह थी। ये की ना मेरे बेस्ट वाली बात। ब्लैकिंग ने कहका लगाया। सईद ने नागवारे से इसकी शैतानी रूप को देखा। कल रात मुकाबला है सब दहशतगर्दों के बीच, तुम्हें मालूम है चमन से पाक फौज ने हमें बर्बाद करके निकाल दिया है। अब मेरा मुस्तकबिल कोई ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान से इसकी फौज, पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, मेरे सारे लोग मारे गए हैं, तुमने जमान को भी खत्म कर दिया, तो अब मुझे अपना मुस्तकबिल सोचना है। मेरा इसराइल और कितर के दहशतगर्दों के साथ मुकाबला है, जिसमें तुम्हें अपने जान की बाजी लगाकर वो जंग जीतनी है। इनकी हुकूमत को मुझे दिलाना है, फिर चाहे तुम मेरा साथ दे सकते हो, हम मिलकर हुकूमत करेंगे। अगर नहीं तो जीतने के बाद तुम्हें तुम्हारी शहजादी दे दी जाएगी और आज़ाद किया जाएगा, और अगर हार गए तो इस सूरत में तुम वही कहोगे, जान से तो जाओगे और पीछे तुम्हारी शहजादी को भी भेज दूंगा। जिस तरह का मुझे तुम पर यकीन है, बस तुम जीतोगे, और वो मुकाबला जीतकर जिंदगी से हार भी गए तो मेरा तुमसे वादा है तुम्हारी शहजादी बहिफाजत पाक भेज दूंगा। वो बात खत्म करते से देखने लगा। और एक बात तुम्हें बावर करवा दूं, यहाँ अपना दिमाग इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जहाँ जितने लोग हैं इन हिसाब से कैमरे लगे हैं, इतने ही हथियार हैं। तुम पर और तुम्हारी एक एक हरकत पर मैंने खास नजर रखी है। अगर मैंने कहीं से भी धोखेबाजी की बू आई तो तुम्हें जो धोखा दूंगा, इस सूरत में तुम सारी जिंदगी रोते रहोगे। किंग कहता बगैर रखे वहां से निकला और निकलते हुए ये बोलना नहीं भूला। वक्त है, जितनी जो तैयारी करनी है कर लो। ये दिमाग में रखते तुम्हारी जरा सी खामोशी तुम्हारी बीवी की हमेशा के लिए खामोशी बन सकती है। माय बेस्ट। वो अपनी स्याह मकरू सूरत लिए चला गया। इसके जाते ही सईद ने सर झटकते हुए स्क्रीन को ऑन करना चाहा, पर वहां स्याही के अलावा कुछ भी नहीं था। वो ठीक नहीं। इसने बड़बड़ाकर सामने टेबल पर हाथ मारा और घुराया। तुमने अपनी मौत का दावत दी है किंग, मुझे यहाँ बुलाकर अपनी मौत को बुलाया है। वो घुराया और रूम तहस नहस करने लगा था। क्या हुआ?
मोबाइल कान से लगाते इसने रख्त आवाज में पूछा। दूसरी तरफ इसकी आवाज पर अल्फाज तरतीब देने लगे। वी आर सॉरी ब्लैकिंग, बच्चा भी 3 माह का नहीं हुआ, हमें इसके माँ के वजूद से नहीं निकाल सकते। अगर हमने ऐसा किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब समझ रहे हैं, मतलब अभी हम बच्चे के जिन्स मालूम नहीं कर पा रहे हैं, इसे माँ से जुदा करना मुश्किल होगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। डॉक्टर तहम्मुल से अपनी बात समझाने लगी, जबकि इनके बीच मशीनों में झगड़ी बेड पर वो सोई हुई थी। कुछ भी करो, जो चाहे करो, मुझे वो बच्चा चाहिए और ये तुम लोगों के हाथ में है, कैसे करती हो। मुझे बस अपने बेस्ट का बच्चा चाहिए, इस पर मेरा हक होगा। वो गुस्से से दौड़ा। डॉक्टर सब सहम गए और एक दूसरे को देखा। तुम सब जानती हो, अगर मुझे वो बच्चा सही सलामत दूसरी औरत के वजूद में ना मिला तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यहाँ से निकलकर तुम सब बाहर जा नहीं सकती जब तक मेरा काम नहीं कर सकती। इसकी आवाज ने इनकी रूह लहरा दी। हम सोचते हैं क्या करना है। पास खड़े हथियार इस गार्ड से खौफजदा होती वो मोबाइल बंद कर चुकी थी और अब मिलकर सोचने लगी थी क्या करना चाहिए। किस्मत आजमानी चाहिए या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। मुझे लगता है हमें एक बार किस्मत जरूर आजमानी चाहिए, हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। एक डॉक्टर हुरिलैन के मासूम चेहरे फिर इसके पेट को देखते कहा। तुम जानती हो, इन सब में वो हमारी जान से अपनी जान से जाएगी अगर हम हारे तो। दूसरी डॉक्टर फौरन बोली, तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ से सब डिस्ट्रॉयड हुआ तो हमें किंग को दूसरा ऑप्शन देंगे और अगर हमने ये ना किया तो हम कभी इस कैद से आजाद नहीं हो सकते। फिर भी तुम सबके पास वक्त है, सोच लो अच्छी तरह कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए मेरे साथ हो। सीनियर डॉक्टर ने कहा और वो चारों न चार सोच में चली गई। अच्छे से सोच विचार के बाद बताओ। वो इनकी पीठ थपथपा उठकर उठी। हमें इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा अर्जेंट। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद शहरयार और आलिफ को मुखातिब किया। ठीक तो हो जाएगी, खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? आलिफ ने तड़प कर पूछा। डॉक्टर काफी सीरियस लग रहा था इसे, जबकि शहरी इसकी भीगी पलकें सुर्ख आंखों से नजर चुरा रहा था। परी साकित सी दीवार के साथ लगी खड़ी थी। सामने परी लड़की की हालत देखते इसका सांस खुश्क हो गया था, बल्कि इसे खौफ आ रहा था, वो देख नहीं पा रही थी इसे। पर इसके बाद भी एक बार का देखा बार बार इसके सामने घूम रहा था कि घबराकर स्पेड होती रंगत के साथ इसके वहां से निकलकर भागना पड़ा। हाँ, एक करीब हॉस्पिटल। खौफजदा परी को जाते देखते शहरयार ने कहा, अच्छा हुआ अगर गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफी दूर है यहाँ से, ये प्राइवेट है और जिसका है वो काफी जान पहचान का बंदा है। इसने तफसील बताई। हम ऐसे किसी पर यकीन नहीं कर सकते, लोग आजकल कामयाब होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा ना हो जिस हॉस्पिटल पर हम इसे एडमिट करें वहाँ का मालिक हॉस्पिटल की कामयाबी के लिए इसे मीडिया के सामने कर दे। देख तो रहे हैं वक्फे वक्फे से टीवी न्यूज कैसे दोनों बहनों के लिए मीडिया ने उधम मचाया हुआ है। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो इसकी जान को 100% खतरा हो सकता है। आगे आप सबकी मर्जी। डॉक्टर कहकर बेड पर पड़ी नूर का मुआयना करने लगे। आलिफ का दिल कर रहा था दुनिया ही तहस नहस कर दे, बिल्कुल पागल हो रहा था। क्या करे अपनी बोनी को, कहाँ लेकर जाए? अगर ऐसे छोड़े फिर तो वो गूंगी या शायद ब्लाइंड हो जाए। नहीं, तसव्वुर करते ही वो झुरझुरी लेट और अपनी सोई हुई जिंदगी को देखा। क्या बचा था इसके पास इसके अलावा? यही तो थी, एक भाई जिसने मुंह फेर लिया था। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। वो बड़बड़ाया और इसे देखने लगा। इसके पास सिर्फ यही तो रूप नहीं था, वो सिर्फ दाऊद आलिफ एजेंट तो नहीं था, वो आलिफ भी तो था। क्या चाहिए होगा इलाज के लिए? आप सब कुछ बताएं, आपको सब कुछ यही मुहैया कर दिया जाएगा। सख्त लहजे में इसने कहा और अपना मोबाइल निकाल कर गैंग को कॉल करने लगा। आलिफ ये गलत है, शहरी इसके इरादे समझकर बोला। आलिफ ने स्पॉट नजरों से इसे देखा और बोला, सिर्फ इतना ही, मोहब्बत में सब जायज है। अगर जरूरत पड़ी तो हस्पताल बना दूंगा अपनी बोनी के लिए। अगर इसे कुछ हुआ तो दुनिया को आग लगाने से गुरेज नहीं करूंगा। सट बलफीले अंदाज में कहता डॉक्टर की बताई हुई वो सारी मशीन और दवाइयां हर जरूरत की चीज मंगवाने लगा। छोटी से छोटी के बाद में परेशानी ना होनी पड़े या जरा सा लेट ना हो। इसकी बोनी के हालात जल्द लेकर यहाँ पहुंचो फास्ट, इसने गरज कर हुक्म दिया और यस सर कहते अपने अपने घरों ठिकानों से निकले। आलिफ ने कॉल डिस्कनेक्ट करते मोबाइल जेब में रखा। अरे नहीं, इसका गैंग सही, मायनी खेजी से मुस्कुराता हुआ बोला और शहरी सर हिला गया। और तब तक फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। शहरी ने इसका बाजू पकड़ा और आलिफ नफी में सर हिलाता रह गया। जब तक इस खून बहता नहीं देखूंगा, इसे तड़पते नहीं देखूंगा, जिन्होंने हमारे मुल्क इस कदर हैवानियत फैलाई है, एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा। वो सर्द लहजे में बोला और शहरी का दिमाग सनसना उठा। कुछ देर में ही हमें ऑर्डर मिलने वाले हैं, हमें निकलना होगा इसराइल, और तुम ये सब कर रहे हो, पागल हो। हमारे मुल्कों के दुश्मन को पहना देने वाले, जब लहू नदियों की तरह बहता देखूंगा तभी सुकून मिलेगा।
اور تبھی کچھ کھاؤں گا۔ وہ اپنے الفاظ ارادوں سے پیچھے ہونے کو تیار نہ تھا۔ شری سے خاموشی دیکھتا رہ گیا، جس کی کر بھری نظریں نور پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جبکہ وہ کتنے دنوں سے بغیر کچھ کھائے پیے چل رہا تھا۔ صاحب کوئی عرب اور مسی آئے ہیں۔ ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتی شری کو بتانے لگی تو انہوں نے چونک کر دیکھا اور فوراً سر ہلاتے ان کے پیچھے آئے۔ عالم کہاں ہے؟ مسکان عالف کو دیکھتی اس کی طرف لپکی، جبکہ سمی نے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہاں اپنے بھائی سے ملانے کے لیے لائے تھے، پر یہاں آ کر تو وہ پوچھا جا رہا تھا کہ عالم کہاں ہے۔ اس نے حیرت سے عارف کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھی۔ عالف جواب دو، میری حورالعین کہاں ہے؟ اور آپے سے باہر ہو کر گرائی۔ پری حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو وہ مووی والی ہیروئن لگی جو گنڈوں سے لڑتی ہے۔ اس کا دل آج اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ کاش وہ اس کے ساتھ بھی سیلفی لیتی اور حوریہ کو دکھاتی، پر صدا افسوس جہاں ماحول اس قدر خطرناک لوگوں کو دیکھ کر گرم ہو رہا تھا اور اس چڑیا سے دل رکھنے والی لڑکی کا سانس رک رہا تھا، مجبوراً شری کے آتے ہی وہ کھسک گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سے گنڈی آئے ہیں، ویسے یہ کون سے ان سے الگ ہیں؟ لوگوں کو تو ایسے ہی بھی دردی سے مارتے ہیں، شاید اللہ نے ایک ہی کمپنی کی بنائے ہیں، اور جو میری جیسی ہے وہ تو گنڈا موالی کمینہ لے گیا۔ وہ سوچ کر وہاں سے نکلی۔ کنگ کے پاس گیا ہے حورالعین کو چھڑوانے۔ شہریار نے عالف کو خاموش دیکھا تو بتایا۔ مسکان، عارف، سمی تینوں کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑے، کانوں سے بہرے اور آنکھوں کے سامنے جیسے دھند سی چھا گئی ہو۔ وہ تینوں ہی تو کنگ سے واقف تھے کہ وہ کتنا گھٹیا چلاک حیوان ہے۔ اس کے بھائی کا کیا ہوگا؟ میرا بچہ لے گیا؟ مسکان سپیٹ پڑتی بڑبڑائی۔ عالم نے نہیں بچایا اسے؟ وہ حیران ششدر سا بولا۔ اسے بچانے کے لیے ہی تو وہ کنگ کے بلاوے پر چلا گیا ہے۔ جانتے ہو کہ وہ حیوان ضرور کچھ پلان کیے بیٹھا ہوگا، عالف نے کٹ بھرے لہجے میں کہا۔ مسکان، عارف سکتے میں چلے گئے۔ کسی کا سمی کی طرف دھیان نہیں گیا، جس کی رنگت پل پل زرد پڑ رہی تھی۔ لوکیشن کیا ہے جہاں عالم کو لے کر گئے ہیں؟ مسکان ہوش میں آتی شہری سے پوچھنے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی ملازمہ جو عارف کے پاس کھڑی تھی اسے دیکھ رہی تھی، اسے دیکھتی آنکھیں پھیلائے پرے ہٹ گئی۔ تمہیں یہی رہنا ہے مسی، کچھ دیر میں ہم یہاں سے نکلنا ہے اور عارف کی وہاں کافی ضرورت پڑ سکتی ہے، اسی لیے تمہیں یہیں پیچھے رہنا پڑے گا۔ اور اس نے اسرائیل میں موجود کنگ کے ٹھکانے اور محل کی لوکیشن دیتا ہوا بولا۔ مسکان خاموش سے موبائل میں لوکیشن دیکھتی محل کی پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں میرا شہزادہ، سمی سانسوں کے اٹکنے کے گہرے سانس لینے کی کوشش میں نڈھال سی نفی میں سر ہلانے تھی بولی۔ عارف نے تڑپ کر اس کی سرگوشی سنی۔ سمیا! اسے لہرا کر صوفے پر گرتے ہوئے دیکھ کر چیخا۔ سمی! مسکان بکھلا کر اس کی سمت بھاگی، جس کا سر عارف کی گود میں تھا اور اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ سر پانی! ملازمہ نے عارف کو پانی دیا، جس کے جھپک کر لیتے سمیہ کے پاس آیا تھا۔ عارف نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر چھینٹیں خود ماری اور اس کے چہرے پر شہری اور عارف نے چونک کر اس کے جنونی روپ کو دیکھا تھا۔ سمی آنکھیں کھولے، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، عالم کمزور نہیں، وہ لڑ سکتا ہے سب سے، وہ اپنے دشمن کو ضرور ختم کرے گا، ضرور اسے مٹی میں ملا دے گا۔ آپ آنکھیں کھولے پلیز، سمی تنگ مت کریں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھے وہ بولا اور اس کا چہرہ تھا میں آج ہی التجائی انداز میں کہتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے عزیز کیا آنسو چونے لگا۔ اس دوران کسی کو احساس ہی نہیں ہوا مسکان کا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی ہے بیچ سے۔ اسے معلوم تھا سب کچھ پیچھے وہ سنبھال لیں گے، پر اس کا عالم اور اس کا بچہ اکیلا ہے۔ وہ ناک کے اندر داخل ہوئے اور ڈاکٹر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مسکان ان پر دھیان دیے بغیر لب بھیچے بیڈ پر پڑی نور کو دیکھ کر پل کو آنکھیں تکلیف سے میچ گئی۔ اگر اس کی یہ حالت ہے تو اس کے بچے کی کیا حالت کریں گے؟ اس کا دماغ سوچ کر سنسنا اٹھا، رگوں میں خون اور لاوا بن کر بھڑک اٹھا۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں سنہری آنکھوں میں لہو لیے نکلی۔ آخری بار اس نے موبائل نکال کر دیکھا، جو دیکھنا چاہتی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ آئی ہیٹ یو ایڈیٹ! وہ خراتی موبائل پوری قوت سے مار کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ گاڑی کا ڈور کھول کر اس نے اپنا مفرل وہیں پھینک دیا اور جیکٹ کی زپ بند کرتی وہ گاڑی میں بیٹھی۔ اب یہ ہم نہیں، یہ تم نہیں کنگ، وہ ایک عزم سے کہتی وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ اری میرا بھائی! آنکھیں جھپک کر سمی روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے سسکی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمت کریں، دعا کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بھائی کو سمی جی۔ عارف گھٹنوں کے بل پاس صوفے پر بیٹھا بولا۔ عارف نے آنسو صاف کرتے سر ہلایا۔ آپ کے بھائی ابھی زندہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے عالم کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ دعا کریں، اللہ آپ کی سنتا ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، اپنے بھائی شہزادی کے لیے دعا کریں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شہری بھی محبت سے بولتا سمجھانے لگا۔ سمی تینوں کے چہرے کو دیکھتی سر ہلا گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے جہ نماز دیں۔ وہ فوراً اٹھتی رب کے دربار کی طرف بھاگی کہ اس بار نہیں، اب وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے سے سکتی حیوانوں کے چنگل میں پھنس گئے تو نہ بہن بھائی ساری جوانی ان درندوں نے نوچ لی، ساری زندگی اذیت میں گزاری اور اب نہیں، انہیں بخش دے اب اور امتحان نہ لے، اس کے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
परी ने इसे वजू का पानी दिया और रोती हुई वजू करती इनकी आंखें नम कर गई। इसकी आंखों के सामने वो स्याह हैवान घूमने लगा जिसकी कलाई में पहनी वो सुर्ख चूड़ियां तोड़ी थी, जिसने इसकी खूबसूरत से ख्वाब आंखों से नोचकर इसके पोर पोर पर अपनी हैवानियत का सबूत दिया था, जिसकी दरिंदगी ने इसे हफ्तों तक दुनिया जहां से गाफिल करके डॉक्टरों के हवाले कर दिया था। इसका वजूद अभी भी दुख रहा था। वो सजदे में सर झुकाए फूट फूट कर रोती दुआएं मांग रही थी। नहीं मेरे मालिक, कोई तकलीफ मत देना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवानी से इस उम्र तक तकलीफें ही झेली हैं, अब नहीं। अम्मा कहती थी जिन पर तकलीफें इम्तिहान आते हैं इन पर अल्लाह की रहमत होती है। या अल्लाह मेरे भाई पर अपनी रहमत नाजिल कर, इसे हर इम्तिहान में सुरखरू कर। वो ऐसे ना लौटे दुश्मनों का सीना चीर कर वापिस आए अपनी शहजादी के साथ। इन हैवानों का सीना नोच कर इन्हें कलीज आंखें नोच ले। मेरे मालिक, इसे ताकत देना वो इन हैवानों का मुकाबला कर सके। वही से ताकत देना जो आप शैतान से लड़ने के लिए अपने प्यारे बंदे को देते हैं। मेरे सोने रब। रूम के कोने कोने में इसकी सिसकी उठ रही थी और इसकी पुकारें आहें उठ रही थी, जबकि आरिफ शहरी मशीनें अंदर रखवाते इन्हें सेट कर रहे थे। परी कुछ ना सोचते वजू करके समिया की तकलीफ को महसूस करती हुई रोती हुई पुराने पाक पढ़ने लग गई थी। तुम लोग यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ मेरे आदमी इनकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे, आरिफ सब सेट करते हुए बोला। गुड, अभी कुछ देर ऑफिसर्स पहुंचने वाले हैं यहाँ रुकने के लिए। हमें लगता है अब हमें निकलना चाहिए, ऑर्डर्स आ गए हैं। आलिफ ने सोई हुई गहरी नींद में नूरुलैन पर एक नजर डालते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मौजूद मैसेज को पढ़कर कहा, ये इसका डेटा ट्रैक करो। इसने दीवार में लगाकर लैपटॉप निकालकर ऑफिसर के हवाले किया और वो लेकर असर कहता बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। अभी रात ही तो अपनी बेटी को सुलाकर इसने वो एमएमएस दिया रखा था और फिर इस्लामाबाद में सिर्फ आलिफ शहरयार की मौजूदगी। आलम की गैर मौजूदगी को सुनता फौरन फोर्सेस लिए अफगानिस्तान की जगह पहुंचा जहां जमान को आलम ने मौत दी थी और आलम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसका एहसान इसका चुकाना था और इसने सोच लिया था वो चुकाएगा, कुछ भी हो जाए। अपनी बेटी को प्रोटेक्शन दिए वो अब यहाँ ऐसा सबूत ढूंढ रहा था जिससे वो आलम तक पहुंच जाए। यह सवाल सिर्फ आलम के एहसानों का नहीं, इसके कज़न का भी था। इस मुल्क के मोहसिन जिसने बगैर किसी मफाद के इतने दरिंदों का खात्मा किया था, इसे कैसे अकेले अब छोड़ सकते थे। बेशक सही आलम तुम्हारी गुमशुदगी की फाइल पहले बंद की गई थी, पर अब नहीं, अब यहाँ कोई फाइल बंद नहीं की होगी। इस बार इन दरिंदों की आंखें नोची जाएंगी जिसने हमारे मासूमों पर जुल्म ढाए हैं। सर ये कोड्स हैं। वही ऑफिसर एक चिट पर कोड्स लिखकर इसकी सिमत भागता आया। PFZPW+CY। इसका क्या मतलब हुआ सर? सिर्फ यही शो हो रहा है। आई थिंक जिसने भी ये कनेक्ट किया है बहुत चालाकी से किसी माहिर से कनेक्ट करवाया है, कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अरमान ने हैरत से देखता पूछा। बुरहान लब भींच कर देखता रह गया। PFZWPW, ये किसका कोड हो सकता है? कोड को चेंज किया है उलझाने के लिए। ये सोचता मुझे आग से एक कोयला उठाकर नीचे बैठा और जमीन पर वो अल्फाज लिखने लगा। दूसरे हाथ में मोबाइल था में वो इनके बैकवर्ड्स भी देख रहा था, पर ऐसा कुछ इनसे मालूम नहीं हुआ और वो जमीन पर लिखे अल्फाज पर गौर करने लगा। P9 F7 Z2 P9 W3 C5 Y। वो इन्हें लिखता गौर करने लगा। PW+93 प्लस। वो मुस्कुराए। ये यहीं का कोड था सर, ये तो अफगानिस्तान का कोड है, मतलब दूसरे का भी इसमें है। अरमान पास बैठकर हैरत और शर्म से होता हुआ बोला। बुरहान ने कंधे झुका दिया और बाकी के अल्फाज की तरह मतवज्जो हुआ। 972। इसने ये अल्फाज मोबाइल में सर्च किए पर ऐसा कोई कोड नहीं था। 792। इस पर भी ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। 729 बार कोड, इसराइल कोड। वो हाथ झाड़ते उठा और इन अल्फाज को बूट से हटाया। पर सर वाईसी, बाकी के अल्फाज देखता अरमान ने पूछा। हर अल्फाज के मायने नहीं होते और जिनके होते हैं वो छुपते नहीं। मैं लड़ूंगा एक शर्त पर। सोच सोच कर वो पागल हो गया था और अब एक फैसला के लिए गैंग को बुलाया जो मकरू आंखों में चमक लिए इसे देख रहा था। कैसी शर्त? किंग ने गुस्से से घूरा। मुझे मेरी बीवी से मिलाया जाए, इसे मुझे सामने से देखना है, फिर कोई जंग और मुकाबला होगा, वरना नहीं। वो सर्द आंखों से इसकी स्याह काली आंखों में देखता हुआ बोला। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी बीवी ठीक है, तुम लड़ोगे इसे पाने के लिए, वरना मैं जो करता हूँ इसका तुम्हें मालूम है। किंग आपे से बाहर होता हुआ दौड़ा। सई ने गुस्से से बिपर कर इसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़ा। मुझे मेरी बीवी को देखना है आंखों के सामने, वरना मैं तो मरूंगा, साथ तुम्हें भी मार दूंगा। इतना तो तुम जानते हो मुझे। वो इसके मुंह पर दहाड़ रहा था और इतनी हिम्मत इसमें थी जो किंग का मुकाबला कर सकता था। इससे किंग खूबी वाकिफ था।
बेस्ट, तुम खेल नहीं सकते मेरे साथ। मुझे पता है अपनी बीवी को सामने पाकर तुम हाथ से निकल जाओगे। और सुन लो, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा। मुझे तुम पर अब यकीन नहीं रहा। इसने घुराते हुए सामने स्क्रीन ऑन की, जिसमें हरूलन वैसी ही सोई हुई थी, सिर्फ करवट बदल ली गई थी। इसे नहीं, इसके ऊपर देखो। किंग ने इसकी तवज्जो छत पर दिलाई, जहां हथियार समेत लेजर लाइट को कंट्रोल सिर्फ एक शीशे की तह किए हुए थी। सही का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में नोच लिया हो। अब बताओ, तुम लड़ रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ चंद घंटे हैं तैयारी के लिए। इसने इसकी हालत पर कहका लगाते हुए कहा। सही ने बुरी लहू आंखों में इसे देखा। बताओ सही, तुम्हारी एक ना इसे खत्म कर सकती है, जो सारा सारा वक्त आलम शहजादे का वेट करती रहती है। इसी की वजह से हमेशा। बस, वो घुर्राया, किंग की तरफ लपका, पर इसकी तस्वीर सामने आते इसके कदम जमीन ने जगड़ लिए। नहीं मार सकते मुझे। सही, मेरी जान को जरा सी ठेस पहुंची, वहां से देखता कैमरा फौरन तुम्हारी जान की जान निकालेगा। अब बताओ, लड़ोगे? करोगे मुकाबला इन हैवानों का? तुम्हारे पास ताकतें हैं, तुम अपनी शहजादी को बचा सकते हो, अगर तुम खुद का सोच। मैं लड़ूंगा, वो इसकी बात काट कर धाड़ा। इसी की थी वही। क्या इसे छोड़कर वो खुद का सोच सकता था? वो तो सिर्फ नाम का मतलब भी था। कभी इसे छोड़कर भूलकर अपना मतलब नहीं देख सकता था। और कभी इसने कहा था वो अपने आप से मोहब्बत करता है। इसने मोहब्बत तो अपनी माँ बहन से, इश्क और बीवी को चाहा था। अगर इनके लिए इसकी ताकतें काम नहीं आएंगी तो किसके लिए होंगी? खूब, बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इसका जवाब मिलते ही वो स्क्रीन पर वापस स्याह हो गई थी। तुम इसकी जरूरत पड़ सकती है वहां, एहवान तुमसे बढ़कर हैं। किंग ने सहीर को मशीनों की सिंथेसिस की तरफ इशारा दिया। वो एक नजर डालता हुआ होरूलैंड का सोचने लगा। होरूलैंड की जब आंख खुली तो सामने खामोशी से देखने लगी, जबकि इसके गिर्द सारी डॉक्टर्स खड़ी थी। डॉक्टर ने हैरत से इसे देखा, जो सामने देख रही थी बगैर अपने गिर्द मौत को देखे। एक डॉक्टर ने हाथ बढ़ाकर इसकी आंखों के सामने लहराया। पल वो पल के झपके अपनी सोचों में ही थी। इसने अपने गिर्द सन्नाटा महसूस करके खौफ सा आ रहा था। वो आंखें घुमाने लगी। मम्मा, इसने अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, पर वो बेड के साथ लगी कड़ियों में कैद थी। कोई है? पापा, मुझे डर लग रहा है। वो रोने लगी। वहां खड़ी डॉक्टर के रंगत जर्द पड़ गई। लबीचे उन्होंने मुड़कर सफेद शीशे और पर्दे के इस पार खड़े गार्ड्स को देखा। शी इज ब्लाइंड, एक सरगोशी से मुंह से निकली। डॉक्टर के वो कदम पीछे लेने लगी। वो ने चौंक कर इसकी सरगोशी को देखा। कौन है? प्लीज मेरी मदद करें, मुझे खोलने डर लग रहा है। रोती हुई फड़फड़ाकर बोली। इसकी खूबसूरत आंखों ने गिरते आंसू गालों पर देखकर इनका हल खुश्क होने लगा। शी इज ब्लाइंड, आई कांट, नो नो प्लीज। हाथ में मौजूद इंजेक्शन फेंक कर डॉक्टर हैजानी अंदाज में चीखी। पीछे होकर वहां से निकलती भागी कि एकदम सामने गार्ड्स खड़े हो गए। सब सांस रोके पर्दे हटाने की देखने लगे। हुर की मानो सांसें हलक में फंस गई थी। वो अपने मजीद अल्फाज रोके वहशत ज्यादा सी इन्हें देखने की भरपूर कोशिश करने लगी। क्या हो रहा है? मुझे छोड़े, जाने दे मुझे। नूर, मम्मा मुझे बचाएं, मम्मा मेरा शहजादा आएगा। बेरबत सांसों के दरमियान वो चीखें मारने लगी। वो इसे देखती पर्दा हटाकर इस डॉक्टर का अंजाम देख रही थी, जो भागने लगी थी। रिलैक्स बेबी, कुछ नहीं हो रहा। सीनियर डॉक्टर इसके पास आई और इसके बालों पर हाथ फेरने लगी। वो ने भीगी आंखें उठाकर इसे देखा। जाओ वापस। गार्ड्स ने डॉक्टर को पीछे दिखेला। वो रोती हुई नफी करने लगी। नहीं जाऊंगी, वो चिल्लाई। इसकी चीख पर गार्ड ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया और वो पीछे नहीं हटी। इससे ये गुनाह नहीं हो पा रहा था। वो एक मुसलमान होकर दूसरी मुसलमान के साथ कैसे कर सकती थी, वो भी इस कदर मासूम ब्लाइंड लड़की के साथ? जाओ, वो सब मिलकर धाड़े। पर इस पर मैंने कहा नहीं। वो भी घुर्राई। कार से घूरते हुए इसके माथे पर गन रखी। जाऊंगी या मरना पसंद करोगी? वो इसकी स्पेक्ट रंगत देखते तमस्खरे से हंसते हुए बोले। इस डॉक्टर ने बेबसी से पीछे मुड़कर इन डॉक्टर्स को देखा, जिससे मिन्नत कर रही थी वापस आने के लिए। और वो पीछे बेड पर पड़ी हुरूलैन को देखती इसकी आंखों में आंसू देखने लगी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? वो रोती हुई आंखें मीच गई। तभी इसकी नजरों के सामने महबूब शोहर अपने बेटियों का चेहरा लहराया। माथे पर गन का दबाव बढ़ा और वो वापस अपने शोहर की मोहब्बत भरे लम्हात, बच्चों के साथ गुजरे खूबसूरत लम्हात याद करती नफी करने लगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बंद आंखों से वो मुस्कुराती बोली। तभी फिजा में ठाक के साथ एक सिसकी गूंजी। और कौन है? आ जाए सामने। इसकी लाश को ठोकर मारकर साइड करते हुए धाड़ कर बोले। मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाती वो शीशे पर लगी खून की छींटों को देखते पर्दे बराबर किए हुरूलैन को देखने लगे। मैं अपनी जान नहीं दे सकती। सीनियर डॉक्टर चीखी और इसे शहीद डॉक्टर पे फेंके इंजेक्शन पर पांव रखती दूसरा इंजेक्शन उठाने लगी थी। हुरूलैन आंखें पीछे नफी करने लगी।
कोई नहीं आ रहा, अल्लाह आप तो आ जाएं, मुझे बचाएं, मैं नहीं मरना चाहती, मुझे अपने शहजादे के पास जाना है, छोड़े मुझे। अपनी कलाइयां बेड पर मारती वो सिसक रही थी। डॉक्टर लब खींचकर मुंह पर मास्क चढ़ाए इसके गिर्द घूम गई। हूर को लगा मौत इसके सर पर आ गई है और डरने से इसकी सारे हवास जगड़ लिए थे। ये क्या था, कौन सी वहशत थी, वो समझ नहीं पा रही थी, ना ही ये जानती थी वो कहाँ है। इसे लग रहा था वो उजालों से दूर है, बहुत दूर एक तरीक अंधेरी कोठरी में, जहाँ ना कोई इंसान है और ना ही उजाला, बस हैवान है इसे नोचने के लिए। सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें डर लग रहा है? इसके कान में गंभीर ना सरगोशी गूंजी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बालों पर हाथ फेरे इसका सर अपने नाम से धड़कते सीने पर रखकर पास बैठा है, इसके बहुत करीब। हाँ, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे ये ठा की आवाज में सुनी है। वो सर हिलाती गोली की आवाज याद करती हुई बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना जब डर लगे तो क्या करना चाहिए। इसके सर पर बोसा देकर वो बोला, आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, इससे अल्लाह हिफाजत करता है मेरी। वो रोती मुस्कुराती बोली। डॉक्टर साकित हाथ रोके से देखने लगे, वो खुद से ही बातें कर रही थी। शाबाश मेरी शहजादी, हाँ पढ़ो अब। इसकी शाबाशी पर वो मुस्कुराती सर हिला गई। आप पढ़ाएं मुझे। वो दिमाग पर जोर देती हुई नाकाम होकर बोली। इसने मुस्कुराते सर हिला और अपनी शहजादी की बात टाल सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गंभीर मगर खूबसूरत सहरंगे आवाज इसके कानों में गूंजी और वह सर हिलाती दुहराने लगी और इसने बिस्मिल्लाह पढ़ते सुनकर इन डॉक्टर्स के हाथ कांपने लगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला यऊदू बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फिल अर्ज़ वला हिफ्ज़ुहुमा वला यऊदू हिफ्ज़ुहुमा वलल अज़ीम। तर्जमा, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो खुद जिंदा है, दूसरों को कायम रखने वाला है। इसे ना ऊँग आती है ना नींद। जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में, सब इसी का है। कौन है जो इसके यहाँ इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है, और लोग इसके इल्म में से इतना ही हासिल कर सकते हैं जितना वो चाहें। इनकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को अपनी वसीयत में लिए हुई है और इनकी हिफाजत इससे थका नहीं सकती, और वही बुलंद शान और अजमत वाला है। इसने सहरंगेज़ मर्दाना अपने शहजादे की आवाज़ के साथ पढ़ी और जैसे जैसे पढ़ती गई इसके जिस्म में रूह की सुकून की लहर उठने लगी। अब मैं नहीं डर रही, मुझे मालूम है अल्लाह मेरे साथ है। वो मुस्कुराई, पर इसे अब वो आवाज़ नहीं आई जो इसका डर ख़त्म करने के लिए इसके गिर्द हिसार डाल गई थी। वो भूल गई थी, पर वो खुदा तो जानता था इसके माजी के वो खूबसूरत लम्हात जब इसकी प्यारी अंधेरों में रहने के बावजूद कभी इससे शिकवा शिकायत नहीं की थी। अपने से तकलीफ पाकर अपने शरीक हयात के कंधे का लग कर रोई थी। इसे बताया कि इसके कानों में वो गोलियों की आवाज़, वो इसके माँ बाप की सिसकियाँ गूंजती हैं जो इसके बहुत करीब हुई थी, जो इसके जिद की वजह से इससे अलग हो हुए थे। तभी तो इसने इसे बताया था वो इसके वजह से ही नहीं, नसीब के लिखे की वजह से चले गए थे। इसमें अल्लाह की रजा थी। तुम्हें सिमी के पास जाना था, इसकी आहें सिसकियां भाई तक पहुंचानी थी, तुम्हें जुल्म को रोकना था, गुमराहों को राह पर लाना था, और किया तुमने। नहीं ऐन क्या ऐन इसी वक्त ही तो इसे अपने सार में लेकर आयतल कुर्सी पढ़ाई थी और वाहिस्ता से गुनूदी में जाने लगी, पर सुकून से। पास खड़ी मौफ दिमाग के साथ डॉक्टर के वजूद सुन पड़ गए थे और वो अब रब की रहमत सार में सामने झुककर पीछे हुई थी। मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। दूसरी डॉक्टर इसकी नींद का ख्याल करते हुए बाहर निकली। मुझे माफ़ कर दो। तीसरी हाथ जोड़ती सिसकती हुई नीचे बैठती चली गई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके मुंह से कुछ देर पहले की मुसलमान डॉक्टर के अल्फाज गूंजे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। इस डॉक्टर ने सिसकते भीगी आंखों लबों पर मुस्कुराहट सजाए कहा। वो पल इस कदर हसीन थे कि सीनियर डॉक्टर कभी सुकून से सोई हुई हुरुलैन को देखती तो कभी इन आखिरी लम्हात में सिसकती इस्लाम को कबूल करती हुई डॉक्टर्स को। खुश्क हल्क से वो हुरुलैन के पेट में पड़े इस बच्चे को देखने लगी जिसका तहफ़्फ़ुज़ वो दो जहानों का मारे खुद कर रहा था। वो इस ब्लाइंड लड़की की हिफाजत कर रहा था। इसके हाथ कांपने लगे। बाहर अल्लाह के नाम के साथ सिसकती डॉक्टर इन शैतान की दरिंदगी का निशाना बनती चली गई। जब खून की छींटें इस बार फिर इसके शीशे के कैबिन पर दरवाजे पर लगी। मैं इसे मार दूंगी, इसने सबको खत्म करवा दिया है। सीनियर डॉक्टर चीख कर नाइफ उठाकर हुरुलैन की तरफ लपकी। तभी ही पीछे बैठी दोनों डॉक्टर्स ने इसकी चोटी को पकड़ा। खबरदारी से हाथ लगाया।
वो इसके पीछे धकेलती इसके बेड के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। तुम धोखा खा गई हो, तुम मरोगी। ये लड़की तुम सबको गुमराह कर रही है। कोई अल्लाह नहीं है, ये धोखा है। वो घुर्राई जब इसके अल्फाज पर उन्होंने लहू आंखों से इसे देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बुलंद नारा लगाती इस पर झपटी और पास ऑपरेशन के लिए रखे नाइफ सीजर्स उठाकर इसे मारना शुरू कर दिया। इस डॉक्टर की चीखें पूरे कैबिन में गूंजने लगी, पर इसकी गुस्ताखी पर वह जुनूनी आपे से बाहर हो गई थी। तभी दरवाजा धार से खुला और तीनों गार्ड से अंदर दाखिल हुए। कैबिन में फैला खून और इस डॉक्टर के हाथ खून आलूदा देखते वो हुरू लैन को देखने लगे, जिस पर चादर डाल दी गई थी और वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए सोई हुई थी, इस जहां से गाफिल सी। ये क्या हो रहा है? वो खुर्राए। दोनों डॉक्टर्स एक दूसरे को देखते ही मुस्कुराए। सजा, इस गुस्ताख की सजा जिसने कहा था नाउजुबिल्ला, अल्लाह नहीं, ये हमें धोखा दे रही है। ये इसे मारने वाली थी जो हमारे तरीखी दिल ईमान की रोशनी से रोशन कर गई थी। इन दोनों ने इस हैवानों की आंखों में देखते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तुम सबने किंग के हुक्म से इनकार किया है? वो पागल होते दहाड़े। हुक्म मेरे रब का, हम सिर्फ इन्हें मानते हैं। वो दोनों हुर्राई और चलते इनकी नजरों में हुरू लैन को ओझल करती इसके सामने आई, जबकि इनके सफेद ओवरऑल लहूलुहान थे। तुम सबका यही हाल होगा। वो भेजेगा किसी को जो तुम सबको इससे बदतर मौत देगा। तुम हैवान इंसान होकर इंसान को नोच रहे हो। अल्लाह तुम सबको बद से बदतर मौत देगा। वो इंग्लिश में गुर्रा कर कह रही थी। देख लेंगे तुम दोनों को। वो बाहर निकलते किंग को कॉल करने गए। अगर इन दोनों को मार दिया तो हुक्म पूरा कैसे होता? दरवाजे पर डॉक्टर दोनों गार्ड्स गहरे आंखों से दोनों के फतामंदी के मुस्कुराते चेहरों को देखकर पेचो ताप खाते रह गए और वह हंसी अपने चेहरे से खून की छींटे मिटाकर आहिस्ता से मशीन की तारें खींचकर निकालने लगी और वो गुनगुनाती इसके सामने आ गई। कुछ भी हो, इनके होते इसकी नींद में खलल नहीं पड़ सकता था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और ईद की तैयारियां करते रहिएगा और हमारे साथ शेयर करिएगा आपने क्या क्या ईद की तैयारियां कर ली हैं, और मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।